मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे मृदा अभिक्रिया, और उसमें आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे मृदा पीएच का महत्व, कहाँ कहाँ पीएच का महत्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव मतलब कि पोषक तत्वों में पीएच का क्या महत्व है, कैसे उपलब्धता हो सकती है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा का जो महत्वपूर्ण गुण होता है, मृदा का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो मृदा अभिक्रिया होती है। मृदा का महत्वपूर्ण गुण क्या है? मृदा अभिक्रिया है जो पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मृदा जो पीएच है, मृदा पीएच के जो रासायनिक गुण है, ठीक है, मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुण और सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है उसको भी अधिक से अधिक प्रभावित करता है। मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों को और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। अब मृदा में जो धनायन पाए जाते हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो या एल्यूमिनियम हो, उनका मृदा से सीधा संबंध होता है। तो वहां पर धनायनों का क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक है, अब बात करें अपन की कम पीएच पर आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो या मैग्नीशियम, अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे जैसे पीएच का अब कम पीएच होगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी, अम्लीयता बढ़ जाएगी तो आयरन हो, चाहे मैग्नीज हो या एल्यूमिनियम हो, ये इनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, और अधिक पीएच पर ये हानिकारक हो सकते हैं। पीएच जैसे जैसे आप कम करोगे इनकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी, लेकिन पीएच के मान में वृद्धि करोगे तो ये हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी मृदा में कमी हो जाती है। तो पीएच क्या रखा जाए, मतलब 5 पॉइंट है, जो 5 से कम पीएच होने पर नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। पीएच का मान कितने से कम हो? 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाती है। ठीक है, तो पीएच मृदा में पाए जाने वाले तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अगर इसी प्रकार से अपन नाइट्रोजन का जो पीएच, नाइट्रोजन का पीएच 6 से 8 पीएच करते हैं, मतलब पीएच का मान 5.5 से बढ़ा करके और कितना कर दिया जाए? 6 से 8 कर दिया जाए, तो क्या होगा? कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनमें नाइट्रोजन में खनिजन करने लगते हैं। कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन का खनिजन करने लगते हैं, जिसके कारण जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होता है। सूक्ष्म जीवों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो मृदा के जो पौधे हैं, मृदा में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, ठीक है, अपन ये कहते हैं कि जो सहजीवी प्रक्रिया के कारण जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सहजीवी प्रक्रिया में क्या करते हैं पौधे? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्म जो पोषक तत्व है, अपन यहाँ बार बार अपन बात करेंगे यहाँ पोषक तत्वों की। तो सूक्ष्म पोषक तत्व धनायन के रूप में पाए जाते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं? धनायन के रूप में पाए जाते हैं। और धनायन के रूप में इनकी जो धनायन के रूप में होंगे तो इनकी जो अम्लीयता है वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद में अम्लीयता कम होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मृदा जो पीएच है वो सीधा सीधा पोषक तत्वों की उपलब्धता या प्राप्यता को प्रभावित करता है। दूसरा, पर मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा पीएच पर सूक्ष्म जीवों का क्या प्रभाव पड़ता है, संबंध देखें आप। जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता होती है, मृदा का जो पीएच है वो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करता है। मृदा का पीएच सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित करता है। इससे क्या होगा कि पादपों की वृद्धि और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। पादपों की वृद्धि और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। सूक्ष्म जो जीव है वो उदासीन या हल्की क्षारीय मृदा में सक्रिय होते हैं। इसमें होंगे सूक्ष्म जीव या तो उदासीन
मृदा में या हल्की क्षारीय मृदा में अधिक से अधिक सक्रिय होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 5.5 से कम पीएच होने पर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया वर्ग है एक तो, और एक एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग की संख्या और सक्रियता में तीव्रता से कमी होती है। अगर पीएच कितना कम कर दिया जाए, 5.5 से कम कर दिया जाए तो इनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीकरण 5.5 पीएच पर ही कर दिया जाता है। ठीक है, 5.5 पीएच पर कर दिया जाता है। सहजीवी प्रक्रिया, ये कहते हैं कि सहजीवी और असहजीवी दोनों प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब ये क्रियाशीलता या तो उदासीन मृदा में बढ़ेगी या हल्की क्षारीय मृदा में बढ़ती है, या तो उदासीन मृदा में या हल्की क्षारीय मृदा में बढ़ती है। ठीक है, अगर पीएच का मान 5.5 या इससे कम हो तो फंजाई की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो अधिकांश जो मृदाएं होती हैं वो उदासीन होती हैं, और उदासीन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अधिकांश जो पौधों की वृद्धि है वो उदासीन मृदा में अच्छी होती है। ठीक है, अगर अपन तीसरे बात करें पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, पौधों पर मृदा पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय मृदा में पौधों की जड़ें पतली हो जाती है और संख्या में कम होती है। जहाँ पर मृदा कैसी होती है, अम्लीय, वहां पर पौधों की जड़ें पतली होती हैं, और पतली होने के साथ साथ संख्या में भी कम होती है। ठीक है, और पतली होने के कारण इनकी क्या होती है, वृद्धि भी रुक जाती है। पतली होने के कारण इनकी वृद्धि, किनकी? जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, और जड़ें कैसी हो जाती हैं? दुर्बल और कमजोर हो जाती हैं। जड़ें कैसी हो जाएंगी? दुर्बल और कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा में जड़ों का विकास रुक जाता है। क्षारीय मृदा में क्या होंगे? OH- आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और OH- आयनों की संख्या बढ़ने के कारण जो जड़ों का विकास है वो रुक जाता है। जैसे जैसे हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या में वृद्धि होगी तो जड़ों का विकास रुक जाता है। जड़ों का विकास रुक जाने के कारण पौधे की जो तने हैं, शाखा हैं, पत्ती हैं आदि की वृद्धि कम हो जाती है। जड़ों का जब विकास रुक जाएगा तो पत्ती, तना, शाखा आदि की वृद्धि भी रुक जाएगी। इसीलिए सामान्य पौधे और फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच रखा गया है वो 6.5 से 7.5 रखा गया है। क्या रखा गया? 6.5 से 7.5 ये पीएच मान उपयुक्त है, बेटर है। ठीक है, अगले की बात करें अपन पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव। पादप रोग पर क्या पीएच का प्रभाव पड़ता है? तो जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं, क्रूसीफेरी कुल, ठीक है, जैसे आप सरसों की बात कर लें, क्रूसीफेरी में आता है। ठीक है, तो इनको अम्लीय मृदा में नहीं उगाना चाहिए। क्रूसीफेरी कुल के पौधों को अम्लीय मृदा में नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है? फिंगर एवं टॉ रोग होता है। एक फिंगर और टॉ रोग इसमें हो जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदा में ही फिंगर और टॉ रोग पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पोटैटो, आलू का जो स्क्वायर रोग है, आलू का चर्म रोग उदासीन और क्षारीय मृदा में, ठीक है, उदासीन और क्षारीय मृदा में होता है, परंतु अम्लीय मृदा में गायब हो जाता है। किसमें होता है? आलू का चर्म रोग उदासीन मृदा में और क्षारीय मृदा में। अच्छा, भूरा धब्बा रोग ये किसमें होता है? ये जई में होता है, और किसके कारण? मैंगनीज की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? मैंगनीज की कमी के कारण होता है, उदासीन मृदा में होता है। ठीक है, मैंगनीज की कमी के कारण और उदासीन मृदा में होता है, जई में होता है, उदासीन मृदा में होता है। ठीक है, ऐसे ही एक टेकऑल रोग होता है गेहूं में, टेकऑल रोग। गेहूं में कौन सा? टेकऑल रोग गेहूं में पाया जाता है, टेकऑल रोग। ठीक है,
जो मर्दाओं की अपेक्षा जो क्या होता है, मर्दाओं की अपेक्षा अधिक तेजी से फैलता है। जो क्या है, कवकों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? कवकों के द्वारा। एक और रोग है जिसमें पाया जाता है गेहूं में, और किसके द्वारा होता है? कवकों के द्वारा, कवक। ठीक है, कवकों के द्वारा होता है। हल्की क्षारीय मृदाओं में ज्यादा होता है। इनमें हल्की क्षारीय मृदाओं में अम्लीय मृदाओं की अपेक्षा अधिक होता है। तो किसमें होगा ये? हल्की क्षारीय मृदा में। हल्की क्षारीय मृदा में ये पाया जाता है। ठीक है, तो मृदा का पादप रोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव अगला, और एक है पीएच पर घासों का प्रभाव। पीएच पर घासों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अधिकांश घासें होती हैं वो अम्ल के प्रति कुछ सीमा तक प्रतिरोधी होती हैं। अम्ल के प्रति कुछ सीमा तक कैसी होती हैं? प्रतिरोधी होती हैं, जिससे अम्लीय मृदा में पौधों की वनस्पति और फसलों को हानि पहुंचती है। अम्लीय मृदा में पौधों की वनस्पति और फसलों को हानि पहुंचती है, क्योंकि उनकी वृद्धि अम्लीय माध्यम में अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्या से मृदा पीएच का महत्व था, इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है उभय प्रतिरोधक। ठीक है, बफरिंग, उभय प्रतिरोधक, बफरिंग। उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं? तो उभय प्रतिरोधक ऐसे पदार्थ होते हैं, उभय प्रतिरोधक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी विलयन के पीएच को परिवर्तित करने के लिए, ध्यान से सुनना, वापस सुनना, ध्यान से सुनना, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? उभय प्रतिरोधक कहलाते हैं। वापस सुनना, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यक मात्रा से भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? उभय प्रतिरोधक कहलाते हैं। या ये कह दें कि मान के चलो कोई विलयन, ये विलयन है, अब इस विलयन में आपने क्या मिलाया? मान के चलो अम्ल मिलाया। क्या मिला दिया? अम्ल। और जब अम्ल मिलाया, ये उदासीन विलयन मान लें आप, जब अम्ल मिलाया तो इसका जो पीएच, इसका पीएच उदासीन है, तो पीएच क्या मान लें? 7.0 पर उदासीन होता है। अम्ल मिलाने पर 7 से कम हो जाना चाहिए। इसका पीएच क्या हो गया? लेस देन 7। ठीक है, मतलब ये विलयन कैसा होगा? पीएच में परिवर्तन होना चाहिए अम्ल मिलाने पर। अगर आप क्षार मिलाते हो, जब मिलाया क्षार, तो क्षार मिलाने पर पीएच का मान क्या होना चाहिए? पीएच ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अम्ल या क्षार मिलाने पर कोई विलयन अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। अर्थात इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसे विलयन जिनमें अम्ल या क्षार की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर वह अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं या प्रतिरोध करते हैं, उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाते हैं, और ये क्रिया उभय प्रतिरोधी क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये जो विलयन में ये जो गुण उत्पन्न होता है, ये उनकी निश्चित अम्लता या क्षारकता के कारण होता है। निश्चित अम्लीयता या क्षारीयता के कारण उत्पन्न होता है। सामान्यतः ये गुण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के से बने हुए जो लवण हैं, या दुर्बल क्षार और उसके प्रबल अम्लों से मिलकर बने हुए लवणों से होता है। ठीक है, तो अगर किसी विलयन में अम्ल या क्षार की सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाए और वह विलयन अपने पीएच परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तो ये एक संपूर्ण विलयन तो कहलाएगा बफर विलयन, और ये क्रिया कहलाएगी बफर क्रिया। अब बात यहाँ उभय प्रतिरोधी विलयन की है, तो उभय प्रतिरोधी विलयन में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो होने चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ हम लिखें उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। तो दो गुण कम से कम इसमें होने चाहिए। एक तो जो गुण है कि प्रत्येक जो उभय प्रतिरोधी विलयन होता है उसका पीएच निश्चित होना चाहिए। क्या बोला मैंने? पीएच का मान निश्चित होना चाहिए। पीएच निश्चित मतलब अम्ल मिलाने पर या क्षार मिलाने पर उसका पीएच परिवर्तित नहीं होना चाहिए। पीएच परिवर्तन का वह विलयन विरोध करे वही होगा उभय प्रतिरोधी विलयन। ठीक है, मतलब पीएच कैसा? अपरिवर्तित। पीएच निश्चित या अपरिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो गुण है उभय प्रतिरोधी विलयनों का, तो उभय प्रतिरोधी विलयनों का जो पीएच है अधिक समय तक स्थिर रहता है। ये बात ध्यान रखना कि पीएच अधिक समय तक कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अधिक समय तक स्थिर रहता है तथा तनुता तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तनुता का मतलब पतला करने पर भी तनुता कितना ही आप इसमें विलयन में आप जल मिला दें उसके पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर उभय ये तो दो तो क्या हो गए उभय प्रतिरोधी विलयनों को, एक तो पीएच निश्चित या अपरिवर्तित होना चाहिए और दूसरा अधिक समय तक स्थिर रहना चाहिए, तनुता का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब बात करें अपन उभय प्रतिरोधी विलयनों का महत्व कहाँ है? प्रतिरोधी उभय प्रतिरोध का महत्व, तो एक महत्व तो अपन पढ़ेंगे मृदा पीएच के स्थायीकरण करने में। एक तो होता है इसमें मृदा पीएच का स्थायीकरण करने में, और ध्यान से सुनना, पहला क्या है? मृदा पीएच का स्थायीकरण करने में, और दूसरा मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा में। दूसरा क्या है? मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। ठीक है, इन दो में महत्व है, मृदा पीएच का स्थायीकरण करने में और मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा में। ठीक है, यहाँ आकर के आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे।